नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के बच्चों की हिस्ट्री बुक नंबर 1 का पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उससे रिलेटेड 8 मार्क्स यानी 8 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के पेपर में 8 मार्क के क्वेश्चन तीन तीन आते हैं, तो आपको वो अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इसी की आज की वीडियो में हमें ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता चैप्टर में जो भी 8 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है। एक बार बता दूं, पार्ट 1 में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराए थे और पार्ट 2 में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू कराए थे। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा वो जाके पार्ट 1 व पार्ट 2 देख सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 1 में हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और पार्ट 2 में हमने एमसीक्यू कराए थे जिससे आपके पेपर के एमसीक्यू भी आपके पूरे हो जाएंगे। इसे पार्ट 3 भी हम कह सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर से रिलेटेड 8 मार्क्स के क्वेश्चन यानी 8 मार्क क्वेश्चन जो जो बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 8 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर बता दूं कि पार्ट 1 में हमने ये वाले सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। हमारा चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। पार्ट 1 में ये मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने पॉइंट समझ लेना उसको चैप्टर बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, ये सारे पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिए हैं, देखिए। और पार्ट 2 में हमने ये सारे एमसीक्यू किए थे। टोटल 21 एमसीक्यू मैंने आपको पार्ट 2 में करवाए थे, देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, सारे बच्चे ये दोनों वीडियो देखें क्योंकि आपको चैप्टर का निचोड़ समझ आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 8 नंबर के क्वेश्चन। टोटल 5 क्वेश्चन है। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आपको उनका आंसर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। अब पहला हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला है, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का वर्णन करना है तो इसका उत्तर है, कुल 8-10 पॉइंट होंगे, इसलिए तसल्ली से बैठिए और हर आंसर को ध्यान से देखिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना निम्नलिखित होगी। इसका पहला पॉइंट होगा कि यह सभ्यता तो अपने नगर निर्माण योजना के लिए जानी जाती थी। पहला पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी इसकी नगर निर्माण तो इसकी विशेषता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसमें बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। दुर्ग यानी ऊंचा शहर और निचला शहर, ठीक है। दुर्ग यानी ऊंचा शहर और निचला शहर 2 भागों में विभाजित था। और बात करें तीसरे पॉइंट की, तो सड़कों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। जो सड़कों और नालियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। हर पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चौथे पॉइंट में है, पक्की ईंटें से बनी हुई नालियाँ भी पाई गई हैं। पांचवा होगा, जल निकास का उत्तम प्रबंधन यानी पानी निकालने की तकनीक उत्तम थी। छठे पॉइंट की बात करें तो विशेष प्रकार के भवनों का निर्माण जैसे स्नानागार, अन्नागार इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता में विशेष प्रकार के भवन यानी अनोखे भवन भी पाए गए हैं, जैसे स्नानागार नहाने वाला घर, अन्नागार यानी अनाज रखने वाला घर। अगर बात करें सातवें पॉइंट की, तो घरों की नालियाँ गली की नालियों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। घरों की नालियाँ गली की नालियों से जुड़ी हुई थी। आठवें पॉइंट की बात करें तो पक्की ईंटों तथा मिट्टी से बने मकान मकान पक्की ईंटों व मिट्टी से बने हुए थे। मिट्टी की चिनाई की गई हुई थी। 2 मंजिला मकानों का निर्माण किया गया था और 2 मंजिला मकानों का निर्माण किया गया था और दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये 10 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लिंक में पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप अपने नोट्स वाली कॉपी में नहीं लिख लेना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन क्या है व उपलब्धियाँ क्या है। कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 8 नंबर में पक्का आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन क्या क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन निम्न प्रकार से होगी। पहला, नगर निर्माण योजना। हड़प्पा सभ्यता में नगर बिल्कुल सुव्यवस्थित परफेक्ट नगर बनाए गए थे। नालियाँ धानियाँ सब बनाई गई थी, ठीक है। शिल्प उत्पादन शैली यानी मनके बनाना, बाट बनाना, बिल्कुल
मतलब शंख की कटाई, शिल्प उत्पादन शैली, ठीक है। और सार्वजनिक भवनों का निर्माण, यानी सार्वजनिक भवनों का निर्माण, जैसे किसी उत्सव या त्योहारों में जैसे कोई सार्वजनिक उत्सव होता था, जैसे सभी जो मना सकते थे, उनके लिए सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया गया था। और उत्कृष्ट जल निकासी, यानी पानी निकालने की उत्कृष्ट तकनीक। और मोहरों का निर्माण, ठप्पों का निर्माण यानी। और अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हड़प्पा सभ्यता का अपने समकालीन सभ्यताओं के साथ भी व्यापार किया जाता था। जैसे हड़प्पा सभ्यता में ओमान से तांबा लाया जाता था, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण दे रही है हड़प्पा सभ्यता। और यह एक नगरीय सभ्यता की संकल्पना है। सिंपल कृषि, हड़प्पा सभ्यता में लोग कृषि भी करते थे, पशुओं को भी पाला करते थे, पशुपालन, आभूषणों का प्रयोग करते थे। लेकिन हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का इस्तेमाल को नहीं जानते थे, लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था। निपुण नागरिक प्रबंधन, मतलब नागरिकों की कुशलता पर ध्यान दिया गया था, नागरिकों पर ध्यान दिया गया था, नागरिक निपुण तरीके से प्रबंधन थे। भवन निर्माण व स्थापत्य कला, यानी मूर्तियाँ बनाई गई थी। स्थापत्य का एक हड़प्पा सभ्यता एक अद्भुत नमूना था। मूर्तियाँ और कलाएँ इत्यादि हड़प्पा सभ्यता निपुण थी। अगर बात करें हमारे तीसरे क्वेश्चन की, तो हड़प्पा संस्कृति के कृषि और कृषि प्रौद्योगिकी के पक्ष में कौन से थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता की कृषि यानी फार्मिंग और कृषि प्रौद्योगिकी यानी कृषि टेक्नोलॉजी के हमें तर्क बताने हैं कि इनको सपोर्ट, इस देखो हड़प्पा सभ्यता की कृषि और कृषि टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हमें पक्ष बताने हैं। तो इसके सपोर्ट करने वाले पक्ष ये निम्नलिखित हो जाएंगे। पहला, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल इत्यादि के इस्तेमाल के अनुमान लगाए गए हैं इतिहासकारों द्वारा। इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में लोग गेहूँ, जौ, सफ़ेद चना, दाल, तिल इत्यादि फसलों का इस्तेमाल करते थे। और कुछ स्थानों पर चावल की खेती के अवशेष मिले हैं। और कृषि के साथ पशुपालन के भी साक्ष्य नमूने यानी साक्ष्य सबूत मिले हैं। शिकार के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, यानी जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यानी प्राप्त सबूतों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। हाँ, कालीबंगन राजस्थान में जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि खेतों को जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, बैलों के जोड़े का। इसकी एक मूर्ति भी मिली है। छठा पॉइंट हो जाएगा कि खेत जोतने के लिए धातु अथवा पत्थर के हल का इस्तेमाल किया जाता था। जो खेतों को जोतने के लिए, जैसे हल, अभी तो लोहे वाले हल लकड़ी के हल हो गए हैं, लेकिन पहले तो हल कुछ इस प्रकार से होता है। अगर मैं आपको बना के दिखा दूँ, हल कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। पहले यहाँ पत्थर की फाल व धातु के बने फाल का इस्तेमाल किया जाता था। देखो, खेत जोतने के लिए धातु अथवा पत्थर के हल का इस्तेमाल किया जाता था। सातवां, सिंचाई के लिए नहरों, कुओं, जलाशय के भी प्रमाण मिले हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा वासी अपनी कृषि के लिए नहरों, कुओं और जलाशयों से मदद लिया करते थे सिंचाई के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। तो उम्मीद है आपको समझ आता होगा, सारे पॉइंट्स इजी है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता जा रहा हूँ और आपको समझ भी आया होगा, उम्मीद है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में R.E.M. व्हीलर की उपलब्धियों का व्याख्या कीजिए। R.E.M. व्हीलर एक अंग्रेज अधिकारी था। यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल था, 1944 में बना था, ठीक है। इसकी उपलब्धियां हमें बतानी है। तो R.E.M. व्हीलर की उपलब्धियां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल के रूप में R.E.M. व्हीलर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होगा, भूतपूर्व सैनिक होने के कारण साक्ष्य को सुरक्षित रखने में उनका अनुभव काफ़ी काम आया। देखिए, इसका मतलब है कि साक्ष्य यानी सबूतों को सुरक्षित रखने में उनका अनुभव काफ़ी काम आया, ठीक है। उन्होंने बहुत गहराई से छानबीन की, इतिहास के चीज़ों को उन्होंने बाहर निकाला और उन्हें बहुत तरीके से सुरक्षित रखने की उन्होंने कोशिश की, जो वो कामयाब भी हो गए। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त टीलों को क्षैतिज रूप से खुदाई करने के बजाय विभिन्न परतों को सुरक्षित अध्ययन करना उन्होंने उचित समझा। मैं इस पॉइंट को एक बार आपको समझा देता हूँ। तो इस पॉइंट का मतलब होगा, जैसे कि जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। ये एक क्षेत्र है, इसके खुदाई का काम चल रहा है और इसके
पुरातात्विक यानी इसका काम दे रखा है आर ई एम व्हीलर को, ठीक है। आर ई एम व्हीलर इस क्षेत्र की खुदाई के लिए इसकी गहराई से अध्ययन नहीं करेगा, इसको गहराई से बहुत गहरा नहीं खुदवाएगा। वो क्या करेगा, एक बार फिर बता दूँ, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस पूरे क्षेत्र में सभी परतें हैं ना जो ऊपर ऊपर, इनकी खुदाई करवाएगा, ठीक है। यहाँ लिख भी रखा है, विभिन्न परतों को सुरक्षित अध्ययन करना उन्होंने उचित समझा। उन्होंने क्या किया कि एक क्षेत्र है, उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम पूरा क्षेत्र कवर करेंगे, उसकी परतों को खोद देंगे। तो वही इसमें समझा रखा है। और व्हीलर द्वारा प्राप्त स्तर विन्यास के आधार पर हड़प्पा को समझने में काफ़ी मदद मिली। और आर ई एम व्हीलर ने एक स्तर विन्यास के आधार एक सिद्धांत, उन्होंने स्तर विन्यास के सिद्धांत को भी माना। स्तर विन्यास का सिद्धांत ये होता है कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, उन्होंने फिर मान लिया कि हमें किसी भी क्षेत्र की अगर इतिहास को जानना है तो हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। जैसे कि ये क्षेत्र है, उन्होंने कहा कि अगर हम 10 फीट नीचे जाएंगे तो हमें बहुत पुरानी चीज़ मिलेगी, अगर हम 20 फीट नीचे जाएं तो हमें और पुरानी चीज़ मिलेगी। फिर ये बाद में समझ गए कि हम जितना गहराई में जाएंगे हम उतनी ही पुरानी चीज़ें मिलेंगी। इसे स्तर विन्यास कहा जाता है, ठीक है। और हम बात करें हमारे 5वें पॉइंट की, तो व्हीलर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि 1944 में एक गर्त रात में 4 मील एक तांगे की सवारी कर वह हड़प्पा पहुँचे। उन्होंने अपने संस्मरण यानी अपने बायोग्राफी में लिखा है कि, यानी संस्मरण यानी बायोग्राफी, यानी संस्मरण उसे कहा था जैसे पुरानी यादों को ताज़ा करना फिर उसे लिखना, ठीक है। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि 1944 में एक गर्म रात में 4 मील एक तांगे की सवारी कर वह हड़प्पा पहुँचे, ठीक है। उन्हें यह शक हो गया कि उनके इस जुनून को देखकर लोग उन्हें पागल ही ना समझें। उन्हें लगा कि उनके इस शौक़ को देखकर लोग उन्हें पागल ना समझ बैठे, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे 6ठे पॉइंट इस क्वेश्चन की, तो उन्होंने उनके प्रयासों को देखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हड़प्पा के विषय में लोगों की रुचि बढ़ी। उनकी इस क्षेत्र के प्रति रुचि ने ही लोगों को और अधिक जानकारी दी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चौथा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। हम बात करते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन 8 नंबर की, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व धार्मिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें आर्थिक व धार्मिक विशेषता का वर्णन करना है हमें। तो उसका वर्णन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि पहला पॉइंट हो जाएगा कि आर्थिक संपन्नता तथा धार्मिक विशेषताओं के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक संपन्नता यानी आर्थिक व धार्मिक विशेषताओं के साक्ष्य सबूत मिले हैं। शवाधानों यानी शवों के अध्ययन से समाज में आर्थिक भिन्नताओं का पता चलता है। मैं इस पॉइंट को समझा दूँ, इसमें बता रखा है कि जैसे इतिहासकारों ने इतिहास का पता लगाने के लिए शवाधानों यानी कब्रों का भी अध्ययन किया है। और उन्होंने कब्रों में मिली वस्तुओं, जैसे किस कब्र में आभूषण मिलते थे और किस कब्र में मिट्टी के बर्तन मिलते थे। जिस कब्र में आभूषण मिलते थे पता लग जाता था कि यह कब्र किसी बड़े आदमी यानी रईस आदमी की होगी, और जिस कब्र में मिट्टी के बर्तन मिलते थे तो इतिहासकारों को पता लग गया कि यह गरीब आदमी की है। तो इससे आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। अगर बात करें हमारे तीसरे पॉइंट की, तो महिला तथा पुरुष आभूषणों का प्रयोग करते थे, यानी महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, गहने पहनते थे। आज की तरह उस समय भी स्वर्ण एक कीमती वस्तु था। आज जैसे सोना महंगा है उसी समय भी सोना महंगा था। कीमती वस्तुएं, पत्थर, धातु आदि का अंतर्देशीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। आज भी और पहले भी कीमती वस्तुएं आज की तरह पहले भी कीमती वस्तुएं, पत्थर, धातु इत्यादि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगर बात करें हमारे 5वें पॉइंट की, तो मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य प्राप्त हुए हैं जो धर्म व उपासना के संकेत दिखाते हैं। मोहरें यानी ठप्पों पर अनुष्ठान यानी धार्मिक अनुष्ठान के दृश्य मिले हैं, जिससे लोगों के धर्म के प्रति आस्था, दर्शन, विश्वास इत्यादि के संकेत मिलते हैं। अगर हम बात करें हमारे 6ठे पॉइंट की, तो आभूषण से लदी हुई एक मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। इतिहासकारों को एक मूर्ति मिली है, एक आभूषण से लदी हुई स्त्री की मूर्ति मिली है। इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा वासियों की मातृ देवी की संज्ञा दी है। कुछ साक्ष्यों से शिव की उपासना भी मिलते हैं, ठीक है। इतिहासकारों ने सबूत निकाला कि
हड़प्पावासी शिव की उपासना के भी करते थे, इसलिए उन्हें शिव की उपासना के भी संकेत मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन भी हो जाता है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप इन्हें रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। 6 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इन्हें आप कर लेना। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैप को आपको करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैंने बहुत मेहनत कर एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा तो वो देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।